गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जिस घटक की अगली तासिका में उसके पहली तासिका में हमने देखा है कि जो घटक हमने चालू किया था वो है शब्द विचार। और इस शब्द विचार में हमने शब्द की संख्या देखी हुई थी, तत्सम शब्द, शब्द के प्रकार हमने देखे हुए हैं, शब्द के 4 प्रकार, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर जो पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, इसकी भी और 4 प्रकार है शब्द के, वो उसका अभ्यास हमने चालू किया था। जिसमें पहला हमने देखा हुआ है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उसकी संज्ञा हमने देखी हुई है। तो आज की तासिका में हमें देखना है कि उसके बाद आता है तत्सम शब्द के बाद आता है तद्भव शब्द। ये शब्द के प्रकार है और उसमें दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द किसे कहते हैं यह भी हमने देखना है। तो तद्भव शब्द क्या है? तत्सम शब्द मतलब क्या कि जो शब्द संस्कृत के हैं, संस्कृत से आए हुए हैं, परंतु जिसका कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे शब्द कौन से हैं? तो तत्सम शब्द है। उसके बाद है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द क्या है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हुए हैं। तो क्या संस्कृत के शब्द है, संस्कृत भाषा के जो शब्द है, परंतु वो परिवर्तन के साथ आए हैं। कहाँ पर? हिंदी में उसका परिवर्तन हुआ है। संस्कृत के शब्द है परंतु जिसका परिवर्तन होकर वो हिंदी में आ गए हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। देखो, वे शब्द तद्भव शब्द में यानी क्या कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हुए हैं। परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हुए हैं। और ऐसे शब्दों को क्या कहा गया है? हिंदी में आए हुए तद्भव शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखो, अभी तत्सम शब्द में ये ध्यान में रखना है आपको, तत्सम और तद्भव ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो तत्सम शब्द क्या है पहचानना आता है आपको कि तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव कौन सा है। तो तत्सम शब्द कौन से है कि जो शब्द संस्कृत के होते हैं परंतु जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है और वो वैसे ही परिवर्तन न होकर वो वैसे ही हिंदी में आते हैं, उन्हें तत्सम कहा जाता है। और तद्भव जो है, इनमें फर्क आपको जानना है कि तद्भव शब्द वो है कि जो कि संस्कृत भाषा के है, संस्कृत भाषा से सीधा परिवर्तन के साथ, यानी कि उनका परिवर्तन हुआ है। तत्सम में परिवर्तन नहीं होता और तद्भव में संस्कृत भाषा के जो शब्द है उनका परिवर्तन होकर वो हिंदी में आ गए हैं और उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कि अग्नि ये शब्द है, तत्सम में अग्नि शब्द अग्नि ही रह जाता है, तो तद्भव में अग्नि इस शब्द का हिंदी में आता है आग। आ गया ध्यान में? तो अग्नि ये संस्कृत शब्द है परंतु हिंदी में इसका परिवर्तन होकर जो आ गया है वो है आग। सूर्य ये संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसका परिवर्तन हुआ है सूरज। हिंदी में जब इसका परिवर्तन हम देखते हैं तो यहाँ पर सूरज। तो आपको ध्यान में रखना है कि तद्भव यानी कि संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द भाषा के जो शब्द है वो परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हुए हैं और वो उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आग, सूरज, रात, कर्म का काम, ये यहाँ पर इसका बदलाव हुआ है और ऐसे शब्दों को यहाँ पर तद्भव शब्द कहा गया है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये हमारा हुआ है
तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे मेरे पास जिसके तत्सम और शब्द और उनके तद्भव शब्द किए हुए हैं। इस शब्द की जो कॉपी है मैं आपको बाद में व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। जैसे कि अगम्य, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है अगम। अक्षर, ये संस्कृत का शब्द है तत्सम, जिसका तद्भव होता है अक्षर। हिंदी में क्या होता है, जब देखो हम हिंदी भाषा में जब बात करते हैं ऐसे पढ़ाते वक्त तो हम अक्षर कहते हैं, परंतु अक्षर ये हिंदी का शब्द, संस्कृत का शब्द है। तो इसका जब हमें तद्भव करना है, हिंदी में इसका बदलाव कराया हो तो वो अक्षर इस नाम से बदलाव कराया हुआ है। अंध, देखो अंध ये संस्कृत का शब्द है, यानी कि ये तत्सम है, तो हिंदी में उसे अंधा हुआ है, ये तद्भव हुआ है। उसके बाद है देशज शब्द, तीसरा प्रकार है देशज। देशज यानी देशज शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द। इन शब्दों का निर्माण लोक भाषाओं या स्थानीय बोलियों के प्रचलन से होता है। अभी देशज शब्द जो है, इन शब्द का जो उपयोग है, इनका जो निर्माण है, तो इन निर्माण लोक भाषाओं मतलब क्या, जो सामान्य लोग बोलते हैं ना भाषा, जन लोग, ऐसी लोक भाषाओं या स्थानीय बोलियों के प्रचलन से हुआ है। स्थानीय जो पर हम रहते हैं, जहाँ पर जो बोली भाषा बोली जाती है, ऐसी बोलियों के प्रचलन से होता है। देशज शब्द का निर्माण कैसे होता है, जो लोक भाषा जो लोग बोलते हैं दैनंदिन जीवन में, और जहाँ जिस गांव में जो लोग भाषा बोलते हैं, ऐसे स्थानीय बोलियों के प्रचलन से इनका निर्माण होता है। प्रचलन यानी उनका उपयोग, व्यवहार। प्रचलन का अर्थ होता है उपयोग या व्यवहार। इन लोगों के व्यवहार से, उनके उपयोग से जो शब्द बोले जाते हैं, उनके बोले जाने वाले शब्द से देशज शब्द का निर्माण हो जाता है। लोक भाषाओं में इन शब्दों की बहुलता होती है, और जो लोक भाषा है, लोगों में बोली जाने वाली जो भाषा है, इन भाषाओं में इन शब्दों की बहुलता, बहुलता का अर्थ होता है अधिकता, ज्यादापन यहाँ पर इन भाषाओं का देखा जाता है। जैसे कि खाट, कटोरी, तुमरी, जूता, कबड्डी, भोंपू, डिबिया, खिचड़ी, ये जो शब्द है, ये शब्द कैसे है, देशज शब्द है, जो कि लोगों के मुंह से, उनके व्यवहार में, उनके उपयोग में ये ज्यादातर बोले जाने वाले हैं, और इन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। महत्वपूर्ण जो प्रकार है दो, जो कि एग्जाम में आते हैं, वो है तद्भव और तत्सम शब्द। यही आपको ध्यान में रखना है, उनकी संज्ञा आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है विदेशी शब्द, चौथा प्रकार है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या है, तो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द। अभी देखो, विदेशी भाषा जो है, इन भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हुए हैं, और इन शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे कि कौन से शब्द है, विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं। जो विदेशी शब्द है, उन शब्दों का और एक शब्द है विदेशी शब्द को आगत शब्द। विदेशी शब्द, इस शब्द को आगत शब्द भी कहा जाता है। आगत शब्द, आगत शब्द। आगत का अर्थ क्या होता है मालूम है, आगत शब्द भी यहाँ पर कहा जाता है। आगत यानी आया हुआ, जहां पर वो प्राप्त हुआ है। आगत का अर्थ होता है आया हुआ या फिर प्राप्त, आया हुआ। तो ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, और विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहा जाता है। हिंदी में प्रयुक्त प्रमुख विदेशी शब्द निम्नलिखित, जैसे कि अजब, अजीब, अजायत, अरबी शब्द, फारसी शब्द जिसमें तुर्की शब्द आते हैं, अंग्रेजी शब्द, चीनी और यूनानी शब्द, ये जो स्पेनिश शब्द, पुर्तगाली शब्द, ये जो शब्द है, ये सब शब्द विदेशी शब्द में आ जाते हैं। और उसके बाद है रचना के आधार पर महत्वपूर्ण है हमारा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द।
यही आपको ध्यान में रखना है। ये दो है विदेशी शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, ये आपको एग्जाम में नहीं आता ज्यादातर एग्जाम में जहां पर जोर दिया जाता है वो है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो उसके बाद है यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के 4 प्रकार है, उन 4 प्रकार का अभ्यास अभी हमने यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद है जो दूसरा प्रकार शब्द के निम्नलिखित 4 भेद, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर, ये पहला प्रकार हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। उसके बाद है रचना के आधार पर दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार आता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्या है? अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार, ये दोनों आपको एग्जाम में ज्यादातर यही आपको अभ्यासक्रम में दिया जाता है, अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, और यही पर भी यही है कि रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार है। शब्द के 3 प्रकार, ये ध्यान में रखना है आपको, जिसमें पहला है यौगिक शब्द, उसके बाद आता है रूढ़ शब्द, पहला आता है रूढ़ शब्द, उसके बाद है यौगिक शब्द, और उसके बाद है योग रूढ़ शब्द। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो ये जो 3 प्रकार है, ये शब्द के 3 प्रकार है जो कि रचना के आधार पर है। तो रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ मतलब प्रसिद्ध। रूढ़ शब्द का जो विशेषण पूर्ण अर्थ होता है वो है रूढ़ मतलब प्रसिद्ध। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? क्या संज्ञा होती है रूढ़ मतलब? रूढ़ का अर्थ क्या होता है कि जिन शब्दों के खंड किए जाने पर, यानी कि जो शब्द है और वो शब्द उन्हें विभाजित किया जाता है, खंड अलग किया जाता है, खंड किए जाने पर उनके खंडों का कोई अर्थ न निकले, उन खंडों का, उनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उनके शब्द का कोई अर्थ नहीं बनता, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। आगे ध्यान में, रूढ़ शब्द मतलब क्या कि वे शब्द जिन शब्दों के खंड किए जाने पर, उन्हें अलग किए जाने पर, उनके टुकड़े किए जाने पर भी उन शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले, कोई अर्थ नहीं निकलता उनका, उन्हें अलग किए जाने पर, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द। तो देखो, रूढ़ शब्द मतलब वे शब्द जो जिनके खंड किए जाने पर, उन्हें अलग किए जाने पर भी उन खंडों का कोई अर्थ न निकले, अर्थ नहीं निकलता, और उन शब्दों को यहाँ पर क्या कहा है? रूढ़ शब्द कहा गया है। जैसे कि रूढ़ शब्द कौन से है? शेर। तो खंड किए जाने पर, देखो खंड कैसे किया जाता है यहाँ पर? शेर, शेर वही रहता है, अर्थ नहीं बदलता है यहाँ पर। उन शब्दों का रूढ़ शब्द कहा गया है। जैसे कि शेर, पुस्तक, घर, पुस्तक, ये जो शब्द है, ये शब्द है रूढ़ शब्द, जिनके यहाँ पर इन शब्दों के खंड किए जाने पर भी उन खंडों का, उन जो शब्द है खंड किए जाने पर भी उन खंडों का कोई अर्थ न निकले, और उन शब्दों को यहाँ पर रूढ़ शब्द कहा गया है। उसके बाद है
यौगिक शब्द किसे कहते हैं? क्या है यौगिक शब्द? तो एक से अधिक सार्थक शब्दों की योग से बने शब्द, एक से अधिक जो सार्थक शब्द है। यौगिक शब्द मतलब क्या? कि एक शब्द या फिर एक से अधिक जो सार्थक शब्द है, उन सार्थक शब्दों के योग से बने हुए शब्दों को यौगिक शब्द कहा गया है। तो जैसे कि घुड़सवार, देखो घुड़ प्लस सवार, घुड़सवार। संज्ञा क्या है हमारी यौगिक शब्द की? कि एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग से। अभी यहाँ पर एक से अधिक जो सार्थक शब्दों के योग है, एक से अधिक शब्द है, और ऐसे सार्थक शब्दों के योग से बने हुए जो शब्द है वो है यौगिक शब्द। जैसे कि घुड़ प्लस सवार, ये है घुड़सवार। उसके बाद आता है वाचन, वाचनालय, ये शब्द है। वाचन प्लस आलय, वाचनालय। विद्या प्लस अलंकार, विद्यालंकार। उसके बाद आता है पाठ प्लस शाला, पाठशाला। ये शब्द आते हैं यौगिक शब्द। यानी कि एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने हुए ये शब्द है, और इन शब्दों को यहाँ पर यौगिक शब्द कहा गया है। उसके बाद है योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ शब्द क्या है? कि वे शब्द यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ये शब्द कौन से हैं? यौगिक है। योगरूढ़ का मतलब क्या है? तो योगरूढ़ शब्द यौगिक शब्द ही है। जो शब्द यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, ये शब्द योगरूढ़ शब्द। कौन सा चल रहा है हमारा? योगरूढ़ शब्द। वे शब्द यौगिक शब्द होकर भी किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि घुड़सवार, पाठशाला, ऐसे यौगिक शब्द होकर भी ये अपना विशेष अर्थ का यहाँ पर बोध कराते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कि देखो, जैसे कि नीलकंठ, ये जो शब्द है नीलकंठ, ये यौगिक शब्द जैसा है। मतलब कैसे? देखो नील प्लस कंठ झाला, यहाँ पर बना हुआ है, ये कौन सा शब्द तैयार हुआ है? नीलकंठ। नीलकंठ, तो कौन सा यहाँ पर शब्द तैयार हुआ है? यौगिक शब्द जैसा शब्द यहाँ पर तैयार हुआ है। यानी कि योगरूढ़ मतलब क्या? कि यौगिक शब्द के ही जैसा ये शब्द है, परंतु ये शब्द क्या होते हैं कि एक अपना विशेष ऐसे अर्थ का यहाँ पर बोध कराते हैं, और इन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। तो नीलकंठ, नील प्लस कंठ शब्द आता है नीलकंठ, और इन्होंने अपना एक विशेष ऐसा अर्थ यहाँ पर प्राप्त किया हुआ है, अर्थ का बोध किया है। वो कौन, कैसे? नीला है कंठ जिसका अर्थात वो शिव। नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात वो क्या है? शिव। यानी कि शिव का जो कंठ है वो कैसा है? नीला है। योगरूढ़ शब्द नीलकंठ, नीला है कंठ, कंठ किसका नीला है? शिव का, यानी कि नीलकंठ। इन ये जो शब्द योगरूढ़ शब्द ने उसका अपना एक विशेष ऐसे अर्थ का बोध किया हुआ है, इसीलिए इन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। उसके बाद है दशानन, दश प्लस आनंद, दशानन। दस है आनंद, आनंद यानी मुख, आनंद यानी मुख, चेहरा। दस है मुख जिसके, किसके मुख 10 है? रावण के। तो 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो योगरूढ़ शब्द ने जिसका अपना एक विशेष अर्थ यहाँ पर अर्थ का बोध किया है वो है योगरूढ़ शब्द। तो यहाँ पर रचना के अनुसार, रचना के आधार पर कि जो 3 प्रकार है, रचना के आधार पर शब्द के जो 3 प्रकार है, इसका अभ्यास अभी हमने इस तासिका में किया हुआ है, जिसमें पहला है रूढ़,
शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो इन तीनों प्रकार के बारे में अभी हमने यहाँ पर अभ्यास किया हुआ है। इसके अगली तासिका में हम देखने वाले हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के और 4 प्रकार है, इसका अभ्यास हम अगली तासिका में करने वाले हैं। थैंक यू।